तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम यूपीएससी 2026 के लिए भारतीय इतिहास एवं कला और संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पर देखेंगे। तो पहला एक प्रश्न है कि लोथल के गोदी बारे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोथल का गोदी बारा सिंधु नदी से जुड़ा था, जिससे समुद्री व्यापार में सुविधा हुई। दूसरा कथन है कि यह डाक यार्ड विश्व में जल परिवहन और संरचना के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों में से एक है। नंबर 3 है कि लोथल का गोदी खाना मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के पश्चिमी क्षेत्र के साथ व्यापार किए जाने वाले माल का प्रबंधन करना था। अब बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि लोथल का गोदी बारा सिंधु नदी से जुड़ा था, जिससे समुद्री व्यापार में सुविधा हुई। तो ये गलत है, क्योंकि जो लोथल का गोदी बाड़ा है ये सिंधु नदी से नहीं बल्कि साबरमती नदी से जुड़ा हुआ है। तो पहला कथन जो है गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंधु नदी से नहीं बल्कि साबरमती नदी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा है कि यह डाक यार्ड विश्व में जल परिवहन और संरचना के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों में से एक है। तो ये सत्य है। और नंबर 3 है कि जो लोथल का गोदी खाना है मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के पश्चिमी क्षेत्र के साथ व्यापार किए जाने वाले माल का प्रबंधन करता था। तो ये सही है, मतलब ये रत्नाभूषण और आदि वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। तो ये सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक। और दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध चिकित्सा उपचार की एक पारंपरिक प्रणाली भारत के किस भाग में उत्पन्न हुई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली है यह जो कि उपचार की एक पारंपरिक प्रणाली है भारत के तमिलनाडु में उत्पन्न हुई थी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ। और ये जो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली है यह मानवता की ज्ञात सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जो कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शरीर में तत्वों के संतुलन पर केंद्रित है। और जो तमिलनाडु राज्य है इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति के विकास और अभ्यास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। और अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि सांची स्तूप में सातवाहन वंश के योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि महान स्तूप के चारों ओर तोरण या द्वार बनवाने का श्रेय सातवाहन वंश को दिया जाता है। और कथन 2 है कि सातवाहन राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में सांची में नए स्तूपों का निर्माण कराया। तीसरा कथन है कि सातवाहन द्वारा निर्मित तोरणों पर उत्कीर्ण नक्काशी में शाही विजयों और युद्धों के दृश्य हैं। बताना है कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो या तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए। पहला कथन है कि महान स्तूप के चारों ओर तोरण बनवाने का श्रेय जो है सातवाहन वंश को दिया जाता है। तो ये सही है, क्योंकि इन्होंने ही बनवाया था। दूसरा गलत है, क्योंकि इन्होंने सांची में नए स्तूपों का निर्माण नहीं कराया, बल्कि सिर्फ इन्होंने जो प्रवेश द्वार है उसको जोड़कर जो स्तूप बने हुए हैं उनको कंजर्वेशन किया, उनका संरक्षण किया। और कथन 3 जो है ये गलत है कि सातवाहन द्वारा निर्मित तोरणों पर उत्कीर्ण नक्काशी में शाही विजयों और युद्धों के दृश्य हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जातक कथा और जो बौद्ध प्रतिमाएं हैं उनके दृश्य दर्शाए गए हैं, न कि शाही विजय या उसके युद्धों के चित्र दर्शाए गए हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन जो है वो सही है। और वो पहला जो कथन है वो सत्य है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है महरौली से। तो महरौली पुरातत्व पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 100 से अधिक ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं। और दूसरा विकल्प है कि यह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के निकट स्थित है। तीसरा है कि इस पार्क में ब्रिटिश कालीन संरचनाएं शामिल हैं और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करना है। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये जो महरौली पुरातत्व पार्क है जहां पे लगभग 100 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारक हैं। इसके अलावा इसमें जो तोमर, राजपूत, खिलजी, लोधी, मुगलों और अंग्रेजों के जमाने की इमारतें भी शामिल हैं और यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है।
लेकिन यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सही विकल्प यहां पे हो जाएगा सी, केवल 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के शासन में हुआ था। दूसरा कथन है कि यह इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है जिसके दोनों ओर 7 पहिए हैं जो सूर्य भगवान के रथ का प्रतीक है। नंबर 3 है कि मंदिर का निर्माण मुख्यतः खोंडालाइट पत्थरों का उपयोग करके किया गया था। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो पहला कथन है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के शासन में हुआ था। तो यह कथन सत्य है। और दूसरा कथन कि इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है जिसके दोनों ओर 7 पहिए हैं। तो ये गलत है, विशाल रथ के रूप में डिजाइन नहीं किया गया है। मतलब यह कि जो मंदिर है ये एक विशाल पत्थर का बना हुआ रथ है जिसके बाहर जो है मतलब जटिल नक्काशीदार पहिए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रत्येक तरफ 7 है, नक्काशीदार पहिए हैं और लेकिन 7 नहीं है, इसलिए कथन ये गलत है। और जो प्रतीक है ये सूर्यदेव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है, यहां तक सत्य है, लेकिन दोनों 7 पहिए नहीं है तो इसलिए गलत हो जाता है। तो दूसरा कथन जो है गलत है। तीसरा कथन है कि मंदिर का निर्माण मुख्यतः खोंडालाइट पत्थरों के उपयोग करके किया गया था। तो यह सत्य है। तो इसमें क्या है, जो पहला और तीसरा कथन है वो सत्य है। तो सही विकल्प यहां पे हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, 2 कथन इसमें सही हैं, पहला और तीसरा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि 1916 के लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह समझौता कांग्रेस के उदारवादी और गर्मपंथी गुटों के पुनर्मिलन के साथ हुआ। दूसरा कथन है कि इस समझौते के माध्यम से मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। तीसरा कथन है कि इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस ने एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था तो इसमें कांग्रेस का उदारवादी और जो गर्मपंथी गुट थे इनका पुनर्मिलन हो गया था। तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, हालांकि जो लखनऊ समझौता था इसका मूल ये था कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है, लेकिन इसमें नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन भी हो गया था, इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। अब बात करें दूसरे कथन की। जो दूसरे में क्या है, लखनऊ समझौते में जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, तो इसके द्वारा जो संयुक्त मांग रखी गई थी वह यह रखी गई थी कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन प्रदान किया जाए, बल्कि पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी। क्योंकि पूर्ण स्वराज जो पूर्ण स्वतंत्रता है या पूर्ण इसकी मांग जो है कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में अपनाया था। तो 1916 की जो मांग थी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार की थी जो भारतीयों को अपनी विधान परिषदों पर बहुमत से नियंत्रण और प्रशासन में अधिक अधिकार प्रदान कर सके। तो यहां पे डोमिनियन स्टेटस मांग की गई थी, न कि पूर्ण स्वराज। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरे की बात करें तो तीसरा कथन है कि इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस ने एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। गलत है, बल्कि इसमें क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जिसे एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो संवैधानिक सुधारों की एक संयुक्त योजना के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल करने के लिए यह कांग्रेस के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ी रियायत थी। ठीक है, तो जिसकी अपनी आगे चलकर भविष्य में नुकसान हुआ है जिसकी वजह से। तो दूसरा और तीसरा कथन गलत है, सिर्फ पहला सत्य है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल 1। अब देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परिणाम को दर्शाता है।
विकल्प ए है कि जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, जो एक युवा अधिक क्रांतिकारी नेतृत्व की ओर बदलाव का प्रतीक है। दूसरा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाना, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को अंतिम लक्ष्य को डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वतंत्रता में बदल दिया। और सी विकल्प है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने और राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय। या फिर डी है कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा रावी नदी के तट पर नव अंगीकृत तिरंगा झंडा फहराना। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है दिसंबर 1929 में लाहौर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके महत्वपूर्ण और निर्णायक परिणाम को दर्शाता है। तो सही विकल्प यहां पे बी हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है इसका औपचारिक रूप से अपनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो मूल लक्ष्य है उसकी एक मौलिक पुनर्परिभाषा को प्रतिनिधित्व किया, है ना। मतलब जहां दशकों से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यह मुख्य धारा के जो राष्ट्रवादी थे उनकी मांग थी कि जो हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, उससे कहीं आगे बढ़कर था ये। तो ये सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8 है कि होम रूल आंदोलन 1916 से 1918 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना प्रथम विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्णय के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया था। दूसरा जो कथन है वो है कि इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव की मांग करना था। और तीसरा कथन है इसमें कि अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बाद इस आंदोलन की गति धीमी हो गई और यह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, जिसमें स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वादा किया गया था। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो होम रूल आंदोलन का जो शुरुआत है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके उदय में जो प्रमुख कारक था वो था बढ़ती हुई राष्ट्र भावना, जहां की भारतीय जो सैनिक हैं ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लोकतंत्र और आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे थे, वहीं भारत को उन्हीं सिद्धांतों से वंचित किया जा रहा था। तो भारतीय जनमत से परामर्श किए बिना भारत को एक तरफा युद्ध में शामिल करने के ब्रिटिश निर्णय को भारत की अधीनस्थ स्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाने के रूप में देखा गया, जिससे जो सुशासन की मांग करने वाले जो आंदोलन थे उनको शक्तिशाली रूप से प्रोत्साहन दिया गया और इसी संदर्भ में होम रूल आंदोलन चलाया गया। तो सही विकल्प जो है पहले का नंबर 1 तो ये सत्य है, पहला जो कथन है वो सत्य है। और दूसरा कथन कि इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव की मांग करना था, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो होम रूल है असल में, या क्या कहते हैं होम रूल जो है, ये शब्द जो आयरलैंड में हुए एक आंदोलन से लिया गया था, और ये जो इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग को बताता था। ठीक है, तो जो दूसरा कथन है वो गलत है। तीसरा है कि इसने अगस्त 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के बाद इस आंदोलन की गति धीमी हो गई, ये गलत है, क्योंकि जो 1917 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र था उसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति जो है स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास है। कुछ उदारवादी राष्ट्रवादियों को तो शांत कर दिया गया और आंदोलन के पतन का एक कारण भी बना, लेकिन यह इसके अंत का एकमात्र या फिर तत्कालिक कारण नहीं था, बल्कि कुछ और कारण भी थे जिसकी वजह से होम रूल आंदोलन जो है धीमा पड़ा और फिर खत्म हुआ। मतलब इसमें क्या था, गंभीर रूप से सरकारी दमन किए गए और 1918 में तिलक के ऊपर, जो लोकमान्य तिलक हैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी चला, तो वो इंग्लैंड चले गए। तो इन सब वजहों से ये जो होम रूल आंदोलन है ये समाप्त हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना प्रथम विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्णय के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के स्वरूप इसको शुरू किया गया था। तो सिर्फ एक सही है, इसलिए नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक।
अब प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, जिसने इसे अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाले आंदोलन से वास्तविक जन संघर्ष में बदल दिया। कथन 2 है कि खिलाफत मुद्दे ने महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता बनाने और भारतीय मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को राष्ट्रवादी मुख्य धारा में संगठित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान किया। और कथन 3 है कि आंदोलन के कार्यक्रम में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आधिकारिक उपाधियों का त्याग और विधान परिषदों का बहिष्कार शामिल था। अब बताना है कि इन कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। बी कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों ही सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन एक की व्याख्या करता है। विकल्प सी है कि कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। डी है कि न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। बताना कि इनमें से क्या सही है। तो हम देखेंगे जो पहला कथन है। पहला कथन है कि असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, जिसने इसे अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाले जन आंदोलन से वास्तविक जन संघर्ष में बदल दिया। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा कथन है ये भी सत्य है और जो तीसरा कथन है ये भी सत्य है। तो कुल मिला के ये है कि जो विकल्प ए है वो सही है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो ये रीजन थे जिसका ये सत्य मतलब सही व्याख्या करता है। तो कथन 2 तो ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जो तुर्की खलीफा थे उसके साथ ब्रिटिश व्यवहार से संबंधित जो था खिलाफत का मुद्दा उठा। और जब खिलाफत का मुद्दा उठा तो यह भारतीय मुसलमानों के लिए एक गहरा भावनात्मक और धार्मिक मुद्दा था। तो ऐसे समय में क्या किया महात्मा गांधी ने, इन्होंने खिलाफत नेताओं जो कि अली बंधु थे उनका रणनीतिक रूप से समर्थन किया और उनके आंदोलन को स्वराज की मांग के साथ मिला दिया। और इस गठबंधन ने मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से को, जो कि काफी हद तक कांग्रेस से अलग थलग थे, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने हिंदू मुस्लिम एकता का एक उल्लेखनीय, हालांकि अस्थायी चरण बनाया और यह आंदोलन के जन चरित्र का एक प्रमुख घटक था। और इसी तरह कथन 3 की बात करें तो जब ये असहयोग आंदोलन चला तो इस समय ये कार्यक्रम जो था बहुआयामी था, जिसका उद्देश्य था सहयोग की पूर्णता करना, साथ ही साथ अहिंसक वापसी के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को गतिरोध की स्थिति में लाना। इसमें यह किया गया कि जो उपाधि और जो सम्मान है उनका त्याग किया गया, साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है उनका बहिष्कार किया गया, जो अदालतें थी उनका बहिष्कार किया गया और जो 1920 में विधान परिषद का चुनाव हुआ था उसका बहिष्कार भी किया गया। तो इसका जो प्रमुख एक केंद्रीय तत्व था जो 1920-22 का असहयोग आंदोलन का, उसका जो केंद्रीय तत्व था वह आर्थिक बहिष्कार था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और खासकर जो भी विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार करना था और जो देसी यानी कि जो खादी है उसका प्रचार इसमें शामिल था। तो जो कथन 2 और कथन 3 है ये दोनों जो है सत्य है और कथन 1 की सही तरीके से व्याख्या करते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करें। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना जो है, औपचारिक स्थापना 1925 में कानपुर सम्मेलन में हुई थी। और दूसरा कथन है इसमें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में कार्य करती थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सक्रिय रूप से विरोध करती थी। और नंबर 3 है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और इसके संस्थापक सदस्य थे। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखिए कि भारत में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है या सीपीआई है, इसकी स्थापना 1925 में कानपुर सम्मेलन में हुई थी। यह सत्य है क्योंकि हुआ यह था कि एमएन राय के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों के एक समूह ने 1920 में ताशकंद, तत्कालीन यूएसएसआर में एक प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। जबकि भारतीय धरती की अगर हम बात करें तो भारतीय धरती पर
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और इसकी जो औपचारिक नींव है दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए एक सम्मेलन में पड़ी थी। तो इस सम्मेलन ने भारत के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को एक साथ लाकर एक एकीकृत अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसलिए पहला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में कार्य करती थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सक्रिय रूप से विरोध करती थी, यह असत्य है। क्योंकि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये कांग्रेस का विरोध करने वाली कोई स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, बल्कि इसकी स्थापना जो है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा समाजवादी विचारधारा वाले नेताओं के एक समूह के द्वारा की गई थी और इसके सदस्यों के लिए अनिवार्य यह था कि आपको कांग्रेस का सदस्य होना होगा। इसके अलावा ये जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जो सीएसपी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस का विरोध नहीं करना है, बल्कि हम जो समाजवादी विचारधारा और एक अधिक उग्र साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रम है उसकी ओर ले जाने के लिए भीतर ही भीतर काम करना। उन्होंने व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर एक वामपंथी दबाव समूह के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है ये गलत है। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, बल्कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और जो मीनू मसानी जैसे नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन की थी। बल्कि जो नेहरू और बोस हैं इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हुए कांग्रेस के किसी विशिष्ट गुट या समूह के साथ गठबंधन करने के बजाय पूरी कांग्रेस के प्रतिनिधि यानी पूरे तरीके से कांग्रेस का प्रतिनिधि बना रहना चाहते थे। तो 2 और 3 गलत है, इसलिए सही विकल्प यहां पे ए हो जाएगा, केवल 1। अब 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, सॉरी 11वां नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन 1928 के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि इसमें देशी रियासतों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा कथन है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हेतु आयोग के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। तीसरा कथन है कि आयोग के विरुद्ध आंदोलन में व्यापक भागीदारी देखी गई और इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आयोग का बहिष्कार मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि इसमें देशी रियासतों कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ये गलत है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया उसका वजह यह था कि यह पूर्णतः गोरे लोगों का एक संरचना था या उनका संस्था था, जिसमें जो भारतीय वैधानिक आयोग मतलब जो साइमन कमीशन है इसे भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इसका काम था कि जो भारत की संवैधानिक प्रगति है उसकी समीक्षा करने और आगे के सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य का न होना भारतीय जनता की बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान का घोर अपमान करने जैसा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि वे अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करने में जो भारतीय लोग हैं वो असमर्थ हैं। तो जो मुद्दा था यहाँ पे वो ये था कि जो भारतीय प्रतिनिधित्व हैं ये है ही नहीं, इसलिए ये कथन गलत है। मतलब ये मुद्दा नहीं था कि जो रियासतों के प्रतिनिधि हैं वो अनुपस्थित है, तो ये मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि एक भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं है। तो पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन ये भी गलत है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हेतु आयोग के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक थे साइमन कमीशन के मुद्दे पर जो मुस्लिम लीग थी वो विभाजित थी, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इसके विरोध में थे, लेकिन जो सर मोहम्मद सफी के नेतृत्व वाला जो गुट था मुस्लिम लीग का वो सहयोग के पक्ष में था। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, वो जो उनका नेतृत्व था उन्होंने मुख्य धारा के जो गुट था उन्होंने साइमन कमीशन आयोग पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए कमीशन का
स्पष्ट रूप से बहिष्कार किया था। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है गलत है। अब तीसरे कथन की बात करें। तीसरा कथन है कि आयोग के विरुद्ध आंदोलन में व्यापक भागीदारी देखी गई और उसके परिणाम स्वरूप प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह कथन सत्य है। मतलब इसके लिए क्या था कि जब साइमन आया तो 30 अक्टूबर 1928 को मतलब लाठीचार्ज हुआ। मतलब जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ और लोग हड़ताल पे आ गए, काले झंडे दिखाए गए, तो इनका लोकप्रिय नारा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। वहीं पे पुलिस ने बहुत ही ज्यादा लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें पंजाब के शेर के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। अब 12वां प्रश्न है और जो कि अंतिम है हमारा। 12वां प्रश्न है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जो भारतीयों द्वारा संवैधानिक ढांचे का मसौदा तैयार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की? यानी कि जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसने कौन सी सिफारिशें की? पहला सिफारिश कि भारत के लिए तत्काल उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। दूसरा कि उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका को स्वीकार करना जहां वे अल्पसंख्यक थे। तीसरा एक संघीय संरचना जिसमें एक मजबूत केंद्र और प्रांतों में निहित अवशिष्ट शक्तियां हों। चौथा सिफारिश कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले अधिकार विधेयक को शामिल करना। अब बताना कि इनमें से कितनी सिफारिशें की गई थी, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार? तो जो पहला सिफारिश है कि भारत के लिए तत्काल उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, ये गलत है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, बल्कि इसमें भारत के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य स्वशासित उपनिवेशों के समान जो डोमेनियन स्टेटस है उसकी सिफारिश की गई थी। और यही सिफारिश जो था विवाद का विषय था, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो कि पूर्ण स्वराज की वकालत कर रहे थे ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। तो पहला कथन या जो पहला सिफारिश है ये गलत है। अब दूसरे सिफारिश की बात करें कि उन प्रांतों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका को स्वीकार करना जहां वे अल्पसंख्यक थे, ये भी सिफारिश नहीं की गई थी, बल्कि रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि पृथक निर्वाचिकाएं जो हैं राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। इसके बजाय उन प्रांतों में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और केंद्र में मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचिका प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा जहां पंजाब और बंगाल में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां आरक्षण की सिफारिश नहीं की गई थी। ठीक है, तो दूसरा सिफारिश भी गलत है। अब तीसरे सिफारिश की बात करें कि एक संघीय संरचना जिसमें एक मजबूत केंद्र और प्रांतों में निहित अवशिष्ट शक्तियां हो, ऐसा मांग भी इसमें यह सिफारिश नहीं किया गया था, तो यह भी गलत है। यहां पे क्या हुआ था कि एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव तो रखा था, लेकिन एक मजबूत केंद्र के साथ ऐसा नहीं। सिफारिश ये किया था कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित होनी चाहिए, प्रांतों में नहीं, इसने ये कहा था। और इसके लिए ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस पर सहमति कर रहे थे, वो ज्यादा प्रांतीय स्वायत्तता के पक्ष में थे और ये चाहते थे कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों के पास रहे, और यही विरोध का विषय था। और तो इसलिए तीसरा कथन जो है ये भी, जो तीसरा सिफारिश है ये भी गलत है। मतलब मजबूत केंद्र तो चाहते थे ये, और प्रांतों में निहित अवशिष्ट, मतलब ये चाहते थे कि प्रांतों में नहीं बल्कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा कथन भी, जो तीसरा सिफारिश है ये भी गलत है। अब चौथे की देखें, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाला अधिकार विधेयक को शामिल करना, ये सत्य है, क्योंकि ये जो है नेहरू रिपोर्ट क्योंकि मौलिक अधिकारों पर एक अध्याय शामिल करने में एक अग्रणी दस्तावेज था। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की सूची प्रस्तावित की गई थी जिन्हें संविधान में शामिल किया जाना था, जिनमें मतलब ये था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के लिए समान अधिकार शामिल थे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जब हमारा संविधान बना तो जो मौलिक अधिकारों का है प्रत्यक्षतः अग्रदूत माना जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कथन सही है, वो भी जो एक सिफारिश है वो सही है, नंबर 4। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक कथन ही इसमें
सही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।